वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया गया है वह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। दोस्तों, यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जो उस समय भारत के वायसराय थे। इसका आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम आबादी को बांटकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। और व्याख्या में देखेंगे, लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 ही सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना है, जो CAG मतलब कैग की रिपोर्ट पर आधारित होती है। दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्नों में आपको व्याख्या मिलेंगे, स्पष्टीकरण, इसको आपको खुद से भी पढ़ना है दोस्तों। और हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उन बातों को आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। एशियाई खेलों का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली, भारत में। यहाँ पे आप देखेंगे व्याख्या में, पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। इन खेलों का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच खेल और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न में आपको याद रखना है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और कब हुआ था? तो 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डिक्राहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में और पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों नदी का नाम। ठीक, यह अपने मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग शहर में स्थित पीस पैलेस में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? तो पीस पैलेस में। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह है हॉकी से। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, आगा खान कप भारत में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता है। यानी कि आपको हॉकी का भारत में सबसे पुराना जो खेल है वह है आगा खान कप। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि
प्रश्न में भारत में उल्लेख ना हो तो नॉर्मल बोरलॉन्ग सही उत्तर होगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्मल बोरलॉन्ग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको यह इस प्रश्न से आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं और आप कितना एग्जाम में सही करके आ सकते हैं। एलिफेंट की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंट की गुफाएं जो है मुख्य रूप से यह समर्पित है भगवान शिव जी को। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति है जो शिव के तीनों रूपों निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक को दर्शाती है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है, ये आपको याद रखना है। तो एलिफेंटा की गुफाएं में किनका मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। हुआ क्या था? यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना में, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि यह आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, इस कारण इसे वापस लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून की घटना क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो ब्लू मून होता है। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे ब्लू मून एक खगोलीय घटना है जब किसी एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इसका चंद्रमा के रंग से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये दास गुलाम वंश के संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की। यह आधुनिक चिकित्सा में एक युगांतरकारी खोज थी जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के युग की शुरुआत की। तो कब खोजा गया था ये आपको याद रखना है, 1928 में। किनके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। यहाँ अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद शहर को अपने विशालतम कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो औद्योगिक क्रांति के दौरान अपने कपड़ा मिलों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और
भारत का मैनचेस्टर, गुजरात अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी थी, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता था? तो यह सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बंदी जीवन पुस्तक भारत के महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक उस समय के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत थी और इसे अक्सर क्रांतिकारियों की बाइबिल के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वह गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों व्याख्या को देखेंगे। क्लोरोफ्लोरो जो CFC जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और एरोसोल स्प्रेस में उपयोग किए जाते हैं, ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। इन गैसों से निकलने वाला क्लोरीन समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस घटना से संबंधित है? तो यह संबंधित है 1999 का कारगिल युद्ध से। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, 1999 में कारगिल लद्दाख में पाकिस्तान घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ये आपको याद रखना है। यानी कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, उस युद्ध का नाम है ऑपरेशन विजय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो यह किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, कि सिफारिशों के आधार पर RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पे देखेंगे, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह आपको याद रखना है, कौन सा भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, मठवासी अनुशासन के नियम होते हैं इसमें, सुद पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश होते हैं, और अभिधम पिटक इसमें दार्शनिक विश्लेषण होता है। ये तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो यह है जयदेव जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के सांस्कृतिक कवि जयदेव द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों, कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इन शॉर्ट फॉर्म को आपको याद रखना है। HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर डेटा संचरण का आधार है। ये आपको याद रखना है। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच जानकारी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, कब स्थापित किया गया था? 1936 में। प्रारंभ में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, और अब इसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित किया गया था सन 1872 में। व्याख्या में आप देखेंगे, भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। हालांकि पहली समकालीन और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तब से हर साल 10 वर्ष में यह होता है। ये आपको याद रखना है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो
और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन में के काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनके पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, जिन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1952 से 56 तक इस पद पर कार्य किया था, ये आपको याद रखना है। 52 से 56 तक इन्हें दादा साहब भी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वे विटामिन हैं बी और सी। बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। यहाँ व्याख्या में देखना है कि विटामिन दो समूहों में विभाजित है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। विटामिन ए डी ई के जो है यह वसा में घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। वसा में ADE के और पानी में BC। हमारा अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है शरावती नदी पर। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे जोग जलप्रपात, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है? तो यह गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक शरावती नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे यह प्रसिद्ध और प्रेरक नारा मान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों के लिए एक शक्तिशाली मंत्र बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सदन कभी भंग नहीं होता है, तो यह राज्यसभा सदन का कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उत्कृष्ट खेल के कोच को। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था, ये आपको याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक वामपंथी गुट की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। कब किया गया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह उपकरण है बैरोमीटर। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी दिए गए क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर तरल के घनत्व को मैनोमीटर गैस दबाव को और लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या? मैनोमीटर गैस के दबाव को और लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को और हाइड्रोमीटर द्वारा घनत्व को। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड नोबल जी के द्वारा। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे डायनामाइट का आविष्कार 1867 में स्वीडिश रसायनज्ञ और इंजीनियरिंग अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ये आपको याद रखना है। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का उपयोग नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए किया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो यह किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। इसका तीव्र विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वह पंचवर्षीय योजना था 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संघ है? तो यह होता है शैवाल और कवक का। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, लाइकेन शैवाल और कवक का के बीच का सहजीवी संबंध का परिणाम है और इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय, जल और खनिज प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेत होते हैं, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर और लास्यपूर्ण एकल शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के साथ यह केरल का दूसरा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1905 में हुई थी। यह राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कपास उत्पादन से। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास के उत्पादन को बढ़ावा से है। इसी तरह गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध होता है जूट से। सिल्वर क्रांति अंडे और ब्लू क्रांति मछली उत्पादन से, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहब भी कहा जाता है की नींव चौथे सिख गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य 5वें गुरु अर्जुन देव ने पूरा करवाया था। यह आपको फैक्ट याद रखना है कि नींव रखा गया था गुरु रामदास जी के द्वारा और पूरा करवाए थे अर्जुन देव जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो वह है पेरियोस्कोप। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, पेरियोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग किसी बाधा के ऊपर या चारों ओर देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर पनडुब्बियों और बंकरों के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यह समझौता दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के बजाय प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों के लिए था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो युवा हड्डी है स्टेपीज। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी है। यह मध्य कान में स्थित 3 हड्डियों में से एक है जो फीमर जांघ की हड्डी है जो कि सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, पाक जलडमरू भारत और तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मद है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक
खाड़ी से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो पाक जलडमरू मध्य। हमारा अगला प्रश्न, 1929 का लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, यक्षगान किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य नाटक किया है? तो यह है कर्नाटक का। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा और मेकअप का संयोजन होता है। यह मुख्य रूप से पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान और शिक्षकों के कारण एशिया का प्रकाश कहा जाता है। सर एडविन अर्नोल्ड ने 1879 में इसी नाम से एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी लिखा था, यह आपको याद रखना है। कौन लिखे थे? एडविन अर्नोल्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथोग्लोबिनेमिया एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से शिशुओं को प्रभावित करती है। यह पीने के पानी में नाइट्रेट की उचित मात्रा के कारण होती है। नाइट्रेट शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और त्वचा नीली पड़ जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 50 क्वेश्चन कराए गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।